हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो हम लोग करेंगे बाल्कन एग्रीमेंट। तो बाल्कन समझौता क्या था, बाल्कन एग्रीमेंट क्या था, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाल्कन एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको दो इम्पॉर्टेंट लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हैं चर्चिल और स्टालिन। ठीक है, तो 1944 में, अब एक एक करके मैं समझाती चलूंगी, हम एक कहानी की तरह चलेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो बाल्कन समझौता क्या था, बाल्कन एग्रीमेंट क्या था, आज वो हम लोग इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। तो बाल्कन एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो अक्टूबर 1944 में स्टालिन और चर्चिल, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, स्टालिन और चर्चिल। ठीक है, तो ये मॉस्को में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को में ये मिलते हैं और विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है, शिखर वार्ता होती है अक्टूबर 1944 में। इस बैठक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस बैठक का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी बाल्कन राज्य थे उनके भविष्य का डिसीजन लेना, उनके भविष्य का एक तरह से निर्णय लेना कि हाँ भाई उनका होगा क्या, जो बाल्कन राज्य थे उनका आगे करना क्या है। ठीक है, तो एक तरह से क्या किया गया यहाँ पर, अक्टूबर 1944 में मॉस्को के अंदर स्टालिन और चर्चिल मिलते हैं, अपने विदेश मंत्रियों की एक शिखर वार्ता होती है। इस वार्ता का मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि बाल्कन राज्यों के भविष्य का निर्माण करना, सोचना, डिसीजन लेना कि हाँ भाई आगे क्या होना है। तो इसमें शत्रु से स्वतंत्र करवा लिया गया था, आप सभी को पता है, बाल्कन राज्यों को, और उसे मुक्त करवाया भी जा रहा था। तो चर्चिल जो होते हैं उस समय जो स्टालिन थे उनसे ये बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमको जो है बाल्कन जो भी प्रदेश हैं, जो भी राज्य हैं, अपने मामलों का निर्णय कर लेना चाहिए। हम दोनों को मिलकर जो बाल्कन स्टेट्स हैं, बाल्कन राज्य हैं, उनका निर्णय आपस में कर लेना चाहिए। यानी कि उन्होंने बोला कि आपकी जो सेनाएं हैं, आपकी सेनाएं जो रोमानिया में है, बल्गारिया में है, ठीक है, वो सब तो हमारे इंटरेस्ट में ही है। तो इसीलिए एक तरह से हमारी छोटी छोटी बातों पर, हम लोगों दोनों को छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। ये बात होती है, ये चर्चिल किससे बोलते हैं? स्टालिन से बोलते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। जहां तक ब्रिटेन और रूस का प्रश्न है तो एक तरह से रोमानिया में आपका, इन्होंने बोला रोमानिया में आपका 90% हिस्सा हो जाएगा, ग्रीस में हमारा 90% हिस्सा हो जाएगा, और योगोस्लाविया में हम क्या कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको अगली इमेज दिखा देती हूँ। ठीक है, ये किया गया था, ये आप देख रहे होगे 90%, और जो योगोस्लाविया, हंगरी, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, योगोस्लाविया में क्या बात हुई, योगोस्लाविया में 50-50% कर लेंगे। ठीक है, रोमानिया में हम क्या करेंगे, 90-90% कर लेंगे। इस तरीके से बात हुई थी। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया हो। तो अक्टूबर 1944 में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा बाल्कन एग्रीमेंट पूछ लेंगे। ठीक है, बाल्कन एग्रीमेंट, आपसे कुछ एग्रीमेंट्स बोल देंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली बाल्कन एग्रीमेंट था क्या। तो बाल्कन एग्रीमेंट अक्टूबर 1944 में मॉस्को के अंदर स्टालिन और चर्चिल दोनों मिलते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, जो भी बाल्कन स्टेट थे जिनको आज़ाद कराया गया था, एक तरह से मुक्त करवाया जा रहा था, तो एक तरह से उसका निर्णय लेने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो रोमानिया है एक तरह से रोमानिया का 90% कर लेते हैं आपस में। ठीक है, और बाकी रहा ग्रीस में हमारा 90% हो जाएगा। ठीक है, और रोमानिया में आपका 90% हो जाएगा, और जो युगोस्लाविया की बात रही तो युगोस्लाविया में 50-50% कर लेंगे। इसी तरह से आपका हंगरी और ये वाली, ठीक है, तो ये जगह हो गई आपकी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, तो स्टालिन ने जो था, ये वाला जो बाल्कन एग्रीमेंट था बच्चों, इनमें आपस में होता है, तो ये तुरंत ही ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको फटाफट से क्या कर लेते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया ठीक है, कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, 90% हमारा ग्रीस में, रोमानिया में आपका 90%।
ठीक है, और यूगोस्लाविया में हम दोनों का 50-50%, ठीक है। तो स्टालिन तुरंत इस पे मान गए। अब रोमानिया में सोवियत संघ का प्रभाव 90% हुआ। देखो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर, रोमानिया के अंदर सोवियत यूनियन का, किसका, सोवियत यूनियन का 90%, ठीक है, और अन्य देशों का 10%। ग्रीस में ब्रिटेन का प्रभाव, एक तरह से ग्रीस के अंदर अगर हम देखें तो ब्रिटेन का प्रभाव कितना, 90%, यहाँ पर दे रखा है ना 90%, 10% इस तरीके से, तो यही था एक तरह से। और बुल्गारिया हो गया आपका, ठीक है, ये रहा बुल्गारिया इस तरीके से। तो बुल्गारिया से में सोवियत संघ का 75% और अन्य का प्रभाव 25%, ये रहा 75% और ये वाला 25%, ठीक है। तो ये बात हुई, मैं दोबारा समझा देती हूँ। स्टालिन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये डिसाइड हो गया कि रोमानिया के अंदर 90% सोवियत संघ का, ठीक है, और अन्य देशों का 10% हो गया। इसी तरह से ग्रीस में ब्रिटेन का कितना हो गया, 90% और अन्य का 10% हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद सोवियत संघ का 75%, सोवियत संघ का 70, ये रशिया लिखा है ना 75% और अन्य 25% हो गया। इसी तरह से हंगरी और यूगोस्लाविया में क्या होगा, हंगरी और यूगोस्लाविया में इन दोनों का, चर्चिल और स्टालिन का क्या रहेगा, 50-50% रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, 50-50%। तो इस प्रकार से बाल्कन जो स्टेट्स थे ना बच्चों, उनके भविष्य का निर्माण कर लिया गया। अब एक तरह से यहाँ पर जो था, किसी ने भी इनमें से जो दोनों थे, इन्होंने किसी ने भी बाल्कन स्टेट के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा कि वहाँ के निवासी क्या चाहते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, वो ऐसा चाहते भी हैं या नहीं चाहते। अब एक तरह से क्या था, इस समझौते से एक तरह से प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट नहीं हुई थी, क्योंकि एक तरह से वहां के लोगों से तो पूछा ही नहीं गया था, इसीलिए इसका जल्दी से क्या होने लगा, अवहेलना की जाने लगी, मतलब कोई मानता ही नहीं। बाल्कन जो एग्रीमेंट हुआ था इन लोगों के बीच में, इसको कोई मानता ही नहीं एक तरह से। तो ग्रीस और अन्य सभी देशों में अगर हम देखें तो साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गई थी, वहां पर सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो हो गई थी। तो बाल्कन जो समझौता था, बाल्कन समझौता होने के बाद याल्टा सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि जो भी हमने मुक्त कराए हैं ना जितने भी देश, लोकतांत्रिक चुनाव करवाए जाएंगे ताकि जनता की इच्छा के अनुसार वहां पर सरकारें बन सके, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, याल्टा वाले जो सम्मेलन था, याल्टा सम्मेलन में डिसाइड हुआ। अब इस निर्णय जो था, इस निर्णय का जो कि भाई वहां पर इलेक्शन होंगे, ठीक है, वहां के लोग अपने आप चुनेंगे भाई किसका वो साथ चाहते हैं, तो इस निर्णय को सोवियत संघ ने नहीं माना। कौन नहीं मानता इसको, सोवियत संघ ने नहीं माना इसको। अब सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि भाई मैं तो नहीं मानता इसको, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये था कि भाई अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो जर्मनी का आत्मसमर्पण आपको पता ही है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी ने जो आत्मसमर्पण किया था तो वो किया था इन्होंने, इसने 8 मई 1945 को, ठीक है, 8 मई 1945 में देखते हैं ना हम लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो 8 मई 1945 में जर्मनी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो ग्रीस के जो अधिकांश देश थे ना, जो ग्रीस के नॉर्थ में जो जितने भी अदर कंट्रीज थी, तो वहां पर सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया था, और जो भी बाल्कन स्टेट्स थे वहां के लोगों की स्वतंत्रता का जबरदस्त दमन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर तो किसी से पूछा ही नहीं गया था कि हाँ भाई आपको किसकी तरफ जाना है, दोनों ने आपस में बांट लिया था, आपको पता ही है। और यूगोस्लाविया के जो टीटो थे वो साम्यवादी लीग के बहुत लोकप्रिय थे, मतलब वो एक तरह से लीग ऑफ कम्युनिस्ट बहुत लोकप्रिय थी उन्हें, तो इसलिए सभी देशों में साम्यवाद की कोई विशेष लोकप्रियता नहीं थी। जो बाकी देश थे ना, अन्य सभी जो देश थे, इनको छोड़कर जो बाकी देश थे उनमें कोई साम्यवाद की कोई लोकप्रियता नहीं थी, कोई अच्छा नहीं मानता था उसको, इसलिए वहां पर जन समर्थन उसको प्राप्त ही नहीं हुआ, साम्यवाद को जन समर्थन मिला ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, अब सोवियत सेनाओं ने खुलकर, सरकार जो सोवियत सेनाएं थी उन्होंने, सरकारों ने खुलकर अपना एक तरह से आप देखोगे कि इन्होंने समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। वैसी सोवियत सेनाओं ने उन सरकारों पर मतलब कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जो उसके जो एक तरह से जो
जो क्या बोलते हैं इसे, साम्यवादी, यस साम्यवादी, ठीक है। साम्यवादियों को जो लोकप्रिय नहीं थे ना जिन कंट्रीज में, जो वो अच्छा नहीं मानते थे, अब सोवियत संघ ने उन पर जबरदस्ती कब्जा करना स्टार्ट कर देता है सोवियत संघ। तो इन देशों में सोवियत संघ ने साम्यवाद स्थापित कर लिया जहां पर उसने कब्जा किया। यूगोस्लाविया के अलावा इसने एक तरह से और भी, और मतलब यूगोस्लाविया और कहीं भी क्रांति के द्वारा साम्यवाद नहीं आया, ठीक है। यूगोस्लाविया के अतिरिक्त और कहीं भी, मतलब यूगोस्लाविया में आ गया था साम्यवाद, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी साम्यवाद नहीं आया। तो यूगोस्लाविया, ब्रिटेन, सोवियत संघ के प्रभाव में अगर हम देखें तो 50-50% था, जैसा आप लोगों को इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। और राजधानी बेलग्रेड को सोवियत सेनाओं ने स्वतंत्र करवाया और मार्शल टीटो ने सत्ता क्या ले ली, अपने हाथों में ले ली, ठीक है। अब ब्रिटेन ने भी टीटो का क्या किया, पूरा समर्थन किया। ब्रिटेन भी टीटो का पूरा समर्थन करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अक्टूबर 1944 में, ठीक है, अक्टूबर 1944 में ब्रिटिश सेना ने ग्रीस को स्वतंत्र कराया। किसको स्वतंत्र कराया, ग्रीस को, ठीक है। किसने कराया, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन क्या करता है, 1944 में ग्रीस को स्वतंत्र करा लेता है, ठीक है, ये स्वतंत्र करा लेता है। और ग्रीस में जो ये युद्ध चल रहा था, एक गृह युद्ध का सामना भी करना पड़ा था, आप सभी को पता होगा। तो जनवरी 1945 तक ग्रीस पूरी तरह से किसके नियंत्रण में आ गया, किसने आजाद कराया इसे, ब्रिटेन ने। तो बिल्कुल ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया ये। और ग्रीस के अलावा जो यूरोपीय राज्य थे ना, तो वो सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। आपको पता ही है कि पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप, आपको पता ही है वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के पास, मतलब कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, सोशलिज्म को एक तरह से बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अब क्या हुआ, ग्रीस के अंदर साम्यवादी दबाव बढ़ता गया, ग्रीस के अंदर क्या हुआ, सोशलिज्म बढ़ता गया एक तरह से। अब 1947 में अगर हम देखें तो 1947 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, ट्रूमैन, कौन थे, ट्रूमैन, एक तरह से आपको नाम याद होगा, ट्रूमैन, ठीक है। तो इन्होंने साम्यवाद से बचाने का निश्चय कर लिया कि जो कंट्रीज जो साम्यवाद की तरफ चली जा रही हैं, या उन पर जबरदस्ती कब्जा हो रहा है, या उनको जबरदस्ती अपने इन्फ्लुएंस में लिया जा रहा है, तो उसको बचाने का अब ये जिम्मा उठाते हैं। कौन उठाते हैं, ट्रूमैन, ठीक है। तो यही थी बच्चों, आपको मैंने यहाँ पर बताया, यही थी आपकी बाल्कन एग्रीमेंट, इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, 90-10%, ठीक है, जो एक तरह से 90-10%, 90-10, यूगोस्लाविया पे 50-50%, हंगरी पे 50-50, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो ये थे आपके बाल्कन जो एग्रीमेंट जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अब मैं इसी तरीके से आप लोगों को एक कहानी के वे में हम लोग चलेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को कवर अप कराती जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।